Good morning, students. Today, this is our last chapter of your syllabus also. That is lesson 13, The Man Who Planted Trees, written by Gian Giono. So, I am reading the text. You will pay attention to what I am reading. Gian Giono, 1895 to 1970, was a French author who wrote works of fiction mostly set in the Provence region of France. जिएन जियोनो जो कि हमारे राइटर हैं इस कहानी का नाम है द मैन हु प्लांटेड ट्रीज़, यानी वो आदमी जिसने पौधे लगाए, पेड़ लगाए। जिएन जियोनो का जन्म 1895 में और उनकी मृत्यु 1970 में हुई। वो एक फ्रेंच ऑथर होने के साथ साथ वो फिक्शन के ऊपर लिखते थे। फिक्शन यानी जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, जो चीज़ हम कल्पना करते हैं उसे कहा जाता है फिक्शन। मोस्टली सेट इन द प्रोविंस रीजन ऑफ फ्रांस, ये वो फ्रांस के प्रोविंस रीजन में रहा करते थे। हिज मोस्ट नोटेड वर्क्स आर द हॉर्समैन ऑन द रूफ, टू राइडर्स ऑफ द स्टॉर्म एट्सेट्रा। वो ज़्यादातर फिक्शन के ऊपर बहुत लिखते थे। उनकी कुछ नोटेड वर्क जो लोगों में बहुत प्रचलित हुई वो थी द हॉर्समैन ऑन द रूफ, यानी छत में घोड़े वाला आदमी, और टू राइडर्स ऑफ द स्टॉर्म, यानी आंधी तूफान को राइड करने वाले दो राइडर्स। The present text is adapted from his famous work of the same name, which has been translated into English by Peter Doyle. और ये जो प्रेजेंट टेक्स्ट द मैन हु प्लांटेड ट्रीज़, ये जो टेक्स्ट है इसी नाम से ही एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसी का ही छोटा सा रूपांतर आपको यहाँ किया गया है और इसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में पीटर डॉयल ने, क्योंकि वो तो फ्रेंच ऑथर थे, वो फ्रेंच में लिखा करते थे। तो अभी हमको तो फ्रेंच आती नहीं है, इसलिए पीटर डॉयल नाम के एक व्यक्ति ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि आपके यहाँ हम पढ़ रहे हैं। अभी आई एम रीडिंग द स्टोरी, प्लीज़ पे अटेंशन. About 40 years ago, I went on a long hike through hills absolutely unknown to tourists in that very old region where the Alps penetrate into Provence. It consists of barren and monotonous land. Nothing grew there except wild lavender. यहाँ पे 40 साल पहले जो राइटर था वो गया कहाँ, हाइक करने के लिए। हाइक से मतलब क्या होता है, यानी बहुत दूर दूर तक चलना। जैसे हम ट्रैकिंग में जाते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, हाँ, दूर दूर जंगलों के अंदर हम ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो राइटर भी है, ये आज से 40 साल पहले एक हाइक करने के लिए गया एक अननोन से जगह में, जहाँ पे कोई ट्रैवलर नहीं जाता है, कोई टूरिस्ट घूमने नहीं जाता है, एक सुनसान सा अनजान सा जगह। और वहाँ पे मतलब कोई भी उस जगह से हर कोई अनजान है, कोई उस जगह को जानता नहीं है, कोई उस जगह में रहता नहीं है। एक ऐसी जगह में एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर वो हाइक करने के लिए गया है। इट कंसिस्ट ऑफ बैरन एंड मोनोटोनस लैंड, और वो जिस जगह में गया है वो बिल्कुल बैरन लैंड है। बैरन से मतलब इनफर्टाइल, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, एकदम सूखा बंजर जैसा जगह है। एंड मोनोटोनस लैंड और बोरिंग लैंड, यानी एक ऐसा सूखा पड़ा हुआ जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता है, कोई भी वहाँ पे नहीं रहने की वजह से वो सुनसान पड़ा है, अकेला पड़ा है, इसलिए वो इसे कहा जाता है मोनोटोनस यानी बोरिंग लैंड। नथिंग ग्रू देयर एक्सेप्ट वाइल्ड लैवेंडर, और उस जगह में कुछ भी पैदावार नहीं होती है, कोई भी चीज़ की पैदावार नहीं होती है, सिर्फ लेवेंडर पेड़ की वहाँ पे बहुत भरमार है। वाइल्ड लेवेंडर जिसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे फूल खिलते हैं, सिर्फ वही पेड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा और उस जगह में और कुछ नहीं है। I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. और मैं एक शहर से, एक कंट्री से बहुत आगे निकल चुका था, एक बहुत ही काफ़ी गहरे इलाके में मैं घुस चुका था, और मुझे चलते चलते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक मुझे वहाँ पे कोई भी रहने लायक जगह मुझे नहीं मिली, कोई भी अकेलापन, मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं हर जगह में अकेला हूँ, मुझे कोई भी ऐसा साथी नहीं मिला या कोई भी ऐसा लोग नहीं मिला जो मुझे हेल्प कर सके या किसी चीज़ में हेल्प करे। आई वॉज कैम्प्ड नेक्स्ट टू एन अबैंडन्ड विलेज, और उसके बाद फिर मैं चलते चलते मैंने फिर अपना एक कैंप लगाया, अपना डेरा लगाया एक ऐसी जगह में जहाँ पे शायद पहले कभी कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे गांव का कोई नामो निशान नहीं है।
आई हैड यूज द लास्ट ऑफ माई वाटर द डे बिफोर एंड आई नीडेड टू फाइंड मोर। अब मेरे पास पिछले दिन ही मैंने पानी की आखिरी बूंद पी थी और अभी मुझे और पानी की ज़रूरत है। These ruined houses of the village made me think that there must be at one time have been a spring or a well there। और ये सुनसान से पड़े गांव में देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कभी ऐसा समय था जब यहाँ पे कभी कोई स्प्रिंग या कोई कुआं या कोई झरना या ऐसा कुछ यहाँ पे शायद पहले कभी हुआ करता था। There was indeed a spring but it was dry। फिर जब गांव में चल के जब देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे है स्प्रिंग तो है लेकिन वो सूखा पड़ा है, उसमें कोई पानी नहीं है। ऑल लाइफ हैड डिसअपेयर्ड। और पूरा वहाँ पे लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन तो वहीं पे होता है ना जहाँ पे पानी है, लोग संख्या है, लोग रहते हैं, वहीं पे तो जीवन होगा ना। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे आस्ते आस्ते लोग कम हो जाएंगे और लोग कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे जीवन भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके से वो एक ऐसे जगह में जाके अपना डेरा जमाता है जहाँ पे वो पानी की आखिरी बूंद के लिए तरस जाता है, लेकिन वहाँ पे ना कोई स्प्रिंग है, ना कोई वेल है, ना ही कुछ, उसे पानी के नाम पे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जून डे विथ प्लेंटी ऑफ सन बट ऑन दीज शेल्टरलेस लैंड हाई अप इन द स्काई द विंड विसल्ड कंटिन्यूअली। इट्स साउंड वॉज लाइक दैट ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट डिस्टर्ब ड्यूरिंग इट्स मील। और जून का दिन था, जून का समय था, जून का महीना था। जून के महीने के एक दिन मैं वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जा रहा था तो वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ रही थी और पूरा जो लैंड था वो शेल्टरलेस था। कहीं भी उसे सांस लेने के लिए मैंने एक जगह जहाँ पे वो थोड़ा सा सुस्ता ले, थोड़ा सा आराम कर ले, ऐसी जगह उसे कहीं भी नहीं मिली। हर जगह सूरज की रोशनी तप रही थी, ज़मीन तप रहा था और सूरज की रोशनी से ज़मीन, हवा सब ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम एक पागलपन जैसा छाया हुआ है। हवा तेज़ चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक वाइल्ड बीस्ट के जैसे वो बह रही हो और हवा में से एक विस्लिंग की साउंड सुनाई दे रही थी। आई हैड टू मूव माई कैंप। अब मुझे अपना कैंप वहाँ से हटाना पड़ा। आफ्टर 5 hours ऑफ वॉकिंग आई स्टिल हैडंट फाउंड वाटर। 5 घंटे चलने के बाद भी मुझे अभी भी पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। एंड नथिंग गेव मी होप ऑफ फाइंडिंग एनी। और मुझे आगे चलते चलते ऐसा फील भी हो रहा था कि शायद मुझे आगे भी पानी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। एवरीवेयर देयर वॉज द सेम ड्राइनेस, द सेम स्टिफ वुडी प्लांट। और हर तरफ मुझे सिर्फ सूखा, खाली, सुनसान और सूखे पड़े पेड़ यही दिख रहा था। आई थॉट आई सॉ इन द डिस्टेंस द शैडो ऑफ अ फिगर। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे दूर से मुझे कोई शैडो या कोई चीज़ जिसकी परछाई दिख रही थी। ऑन अ चांस आई हेडेड टूवर्ड्स इट। और फिर मुझे लगा कि चलो चांस लेके देखते हैं, शायद वहाँ कोई मुझे मिल जाए। इट वॉज अ शीप हर्ड। तभी मैंने देखा कि वो एक शीप हर्ड यानी भेड़ चरवाने वाला चरवाहक था। 30 लेम्स और सो वेर रेस्टिंग नियर हिम ऑन द स्कॉचिंग ग्राउंड। और उसके साथ 30 भेड़ के बच्चे थे, जिसे लेम कहा जाता है। उसके बच्चों को लेकर वो उस दोपहरी में ज़मीन पे रेस्ट कर रहा था। ही गेव मी अ ड्रिंक एंड अ लिटिल लैटर ही लेड मी टू हिज शीपर्ड्स कॉटेज। उस आदमी के पास जब मैं जाके पहुंचा तो उसने मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया और फिर वो लोग जिस कॉटेज में जाके आराम किया करते थे उस कॉटेज में मुझे ले गया। ही शेयर्ड हिज सूप विद मी। फिर उसने अपना खाने का सूप जो था उसने उसे मेरे साथ शेयर किया। It had been agreed immediately that I would pass the night there, the closest village being still more than a day and a half farther on। और उसके साथ बात करते करते मैं बिल्कुल एग्री हो गया कि उस रात मैं उन्हीं लोगों के साथ उसी कॉटेज में बिताऊंगा और उस कॉटेज से उनका गांव अभी भी 1 दिन और हाफ मील दूर है। तो इसीलिए उसने सोचा कि आज की रात मैं यहीं इसी कॉटेज में बिता देता हूँ। There are 4 or 5 villages dispersed far from one another on the flanks of the hill in this area. They are inhabited by woodcutters who make charcoal। और वो आदमी फिर जो चारवाहक था वो आदमी फिर राइटर से कहता है कि यहाँ पे आसपास सिर्फ 4 या 5 ही गांव हैं जो दूर तक फैले, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। और इस गांव में मतलब रहने वाले जो लोग हैं, जो माने जीवन जो है वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ पेड़ जो पहले थे अब उसे
चारकोल बनाने के लिए यूज़ किया गया है। पूरे पेड़ काट दिए गए हैं और जिसके वजह से हर जगह सुनसान या पानी की कमी के वजह से भी जब पेड़ कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ का सोर्स भी कम होने लगेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे धीरे धीरे लोग दूर दूर छोड़ के गाँव छोड़ के निकल जा रहे हैं। The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. और फिर उस शीपर्ड ने, भेड़ चरवाहक ने एक बैग निकाला और उसमें उसने कई सारे एक्रोन्स यानी ओक ट्री जो होता है उसके बीज को एक्रोन्स कहा जाता है, उसे अपने टेबल में पाइल करके रखा था। तो उसे वो देखने लगा उस पाइल किए हुए एक्रोन्स को। He began to examine them one after another with a great deal of attention. फिर उसने बड़े ध्यान से हर एक एक्रोन को अच्छे से एग्जामिन करते हुए देखा और बहुत ध्यान से देख के कुछ अलग करने लगा। सेपरेटिंग द गुड वन फ्रॉम द बैड। और देखते ही देखते उसने अच्छे वाले को एक तरफ किया और बुरे वाले जो एक्रोन्स थे उसको अलग किया। When he had before him 100 perfect acrons, he stopped and he went to bed. और फिर जैसे ही उसने 100 के करीब एक्रोन्स को देखा तो उसने रुक गया और फिर वो ऐसा करते करते जब वो 100 करीब उसने ठीक कर लिए, अच्छे निकाल लिए, तब उसने बेड पे गया और रेस्ट करने के लिए वो सोने लगा। द कंपनी ऑफ दिस मैन ब्रॉट मी अ फीलिंग ऑफ पीस। और फिर उसके ये सब काम करते हुए देखकर और उसकी कंपनी में मुझे बहुत पीस फील हुआ। ही गेव मी द इम्प्रेशन दैट नथिंग कुड डिस्टर्ब हिम। और उसने मुझे ऐसा इम्प्रेशन दिया कि उसे कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। आई वॉज इंट्रीग्यूड एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस मैन। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ इस आदमी के बारे में, मुझे बहुत जिज्ञासा फील हुई, ऐसा क्यूरियोसिटी फील हुआ कि मैं जानूँ कि ये आदमी कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। Before going out the next day, he soaked in a bucket of water the acorns that he had so carefully chosen and counted. और अगले दिन मैं बाहर जाने से पहले मैंने देखा कि उसने एक बाल्टी लिया और बाल्टी में उसने कुछ एक्रोन्स डाले और पानी डाला और उसे पानी में गीला करके रखा। मैं ये सब चीज़ बहुत ध्यान से देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। ही कैरीड एन आयरन रॉड टू। फिर उसने ये सब चीज़ को एक बाल्टी में लिया और फिर उसने एक आयरन का रॉड अपने हाथ में लिया। तुम लोगों को कितने बार बोल रही हो, बीच में मत आओ, जाओ। He carried an iron rod too as a walking stick. उसने फिर एक आयरन का रॉड लिया जो कि वॉकिंग करने के लिए भी उसे वो यूज़ कर सकता था। ऐसा एक आयरन का रॉड उसने अपने हाथों में लिया, साथ में उस बाल्टी को भी ले लिया जिसमें उसने बहुत सारे एक्रोन्स रखे हुए थे। Then, having arrived at the place he had been heading for, he invited me to come along with me. उसने मुझे भी इनवाइट किया कि मैं भी उसके साथ उसके आगे चलूँ। Having arrived at the place he had been heading for, और जैसे ही मैं उस प्लेस में पहुंचा जहाँ पे वो जाना चाहता था, he began to pound his iron rod into the ground. वो आया और फिर उसने उस आयरन रॉड से ज़मीन में उसने छेद किया। This made a hole in which he placed an acron. इस छेद करने की वजह से ज़मीन में एक गड्ढा हो गया और फिर उसने उस गड्ढे में उस एक्रोन को डाल दिया एंड कवर्ड ओवर द होल अगेन। और फिर उसने वापस से उस छेद किए हुए जगह को एक्रोन डालने के बाद वापस से मिट्टी से ढक दिया। ही वॉज प्लांटिंग ओक ट्रीज। वो ओक का पेड़ लगा रहा था। इन दिस वे ही प्लांटेड हिज 100 एक्रोन विद ग्रेट केयर। और इसी तरह उसने एक के बाद एक उसने 100 एक्रोन्स को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से ज़मीन में लगा दिया। He told me that for 3 years now he had been planting trees in this solitary way. और उसने बताया कि ऐसा वो 3 साल से कर रहा है और 3 साल से वो इसी तरह सॉलिटरी में अकेले में एक के बाद एक पेड़ लगाते चला जा रहा है। He had planted 100,000 और अभी तक वो
100,000 पेड़ लगा चुका है। ऑफ दीज 100,000 20,000 हैड कम अप, और इस 100,000 में से 20,000 ऑलरेडी पेड़ निकल चुके हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट आई बिगैन टू वंडर अबाउट हिज एज, और ये वो टाइम था जब आई बिगैन टू वंडर अबाउट हिज एज, तब मैं सोचने लगा कि इस आदमी का एज कितना होगा। ही वॉज क्लियरली मोर देन 50, वो तो सिर्फ देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का होगा या 50 से थोड़ा सा ऊपर। 55 ही टोल्ड मी, तब उसने खुद ही कहा मैं 55 ईयर्स का हूँ। हिज नेम वॉज एल्जियार्ड बोफिर, और उसका नाम था एल्जियार्ड बोफिर। ही हैड ओन्ड अ फार्म इन द प्लेन्स वेर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके पास एक बहुत बड़ा सा फार्म लैंड है जो कि निचले तराई वाले प्लेन हिस्से में है, जहाँ पे वो अपना लाइफ का मतलब अपना लाइफ स्पेंड करता है। ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन एंड देन हिज वाइफ। उसने सबसे पहले अपना बच्चा खोया, एक बेटा खोया जो कि उसका एकमात्र बेटा था, और बाद में उसने अपनी बीवी को भी खो दिया। ही हैड रिटायर्ड इनटू हिज सॉलिट्यूड, और फिर अब वो इस अकेलेपन में अपना रिटायरमेंट जी रहा है। वेर ही टुक प्लेजर इन लिविंग स्लोली विथ हिज फ्लॉक ऑफ शीप एंड हिज डॉग, और यहाँ पे वो अकेले में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, अपना स्लो जीवन जी रहा है अपने फ्लॉक्स ऑफ शिप के साथ, यानी उसके पास कुछ शिप्स थी, भेड़ें थी, और एक डॉग था जिसके साथ वो अपना रिटायर्ड जीवन जी रहा है। ही हैड कंक्लूडेड दैट दिस कंट्री वॉज डाइंग फॉर लैक ऑफ ट्रीज। उसने ये भी कहा कि ये जो शहर है, ये जो कंट्री है, ये मर रही है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं। He added that having nothing more important to do, he had resolved to remedy the situation. और उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इस मरे हुए शहर को वापस से ज़िंदा करूँ। इसको ज़िंदा करने के लिए जो रेमेडी मुझे करना चाहिए, मैं उस रेमेडी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी पार्टेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं उस शीपर्ड से अलग हो गया। द नेक्स्ट ईयर द वॉर केम इन विच आई एंगेज्ड फॉर 5 ईयर। अगले साल फिर युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध में मैं 5 साल तक एंगेज रहा। विद द वॉर बिहाइंड मी आई हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू ब्रीथ अ लिटिल प्योर एयर एंड आई सेट आउट अगेन। अब जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा अच्छा खुली हवा में, प्योर हवा में, पेड़ पौधों के बीच, नेचर के बीच मैं सांस ले सकूं। अपना थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेकर मैं अपना थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर सकूं। ऐसा होते ही वो फिर से शुरू हो जाता है नए शहर में चलने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, प्योर नेचर की हवा लेने के लिए। अलॉन्ग द ट्रायल थ्रू द डेजर्टेड कंट्री द लैंड हैड नॉट चेंज। फिर मुझे ध्यान आया उसी जगह का जहाँ पे वो पहले ही गया था। उसने सोचा कि वो लैंड तो अभी भी चेंज नहीं हुई होगी क्योंकि बीच में युद्ध हो गया, तो अभी युद्ध के बाद तो वो जा नहीं पाया था वहाँ पे, इतने दिन तक उसको खबर नहीं मिला, तो इसलिए उसने सोचा चलो वहीं चल के देखते हैं, वो लैंड तो चेंज नहीं हुआ होगा, वैसे ही खाली पड़ा हुआ ही होगा। एवर सिंस द डे बिफोर आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट द shepherd who planted trees 10,000 oaks, I had said to myself must really take up a lot of space. फिर वो सोचने लगा कि उसने तो कहा था 20,000 पेड़ उग गए हैं, तो शायद 20,000 में से शायद 10,000 अच्छे से उग गए हों और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हों और काफ़ी लॉट ऑफ स्पेस उन्होंने कवर कर लिया हो। ऐसा सोच के वो आगे बढ़ने लगा। व्हेन आई मेट एल्जियार्ड बोफिर दिस टाइम आई फाउंड दैट द वॉर हैड नॉट डिस्टर्ब्ड हिम एट ऑल। इस बार भी जब मैं वहाँ गया तो मैं एल्जियार्ड बोफिर से मिला और मैंने देखा कि उसको इस वॉर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो अपना काम जैसे पहले कर रहा था वैसे ही अभी भी कर रहा है और कंटिन्यूसली करता रहेगा। द ओक ऑफ 1910 वर नाउ 10 years old। 1910 से वो ये काम कर रहा था, तो उस समय से लेकर अभी तक 10 साल बीत चुके हैं, तो शायद अब वो पेड़ 10 साल के होंगे और शायद काफ़ी लंबे भी होंगे। एंड टॉलर देन मी एंड देन हिम, और शायद इतने लंबे हों कि शायद मुझे या उससे भी ज़्यादा ऊपर बढ़ गए हों। द सीन वॉज इम्प्रेसिव, लेकिन जब मैं वहाँ गया और जब मैंने ये सब देखा तो ये और ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली स्पीचलेस एंड वी पास द होल डे इन साइलेंस वॉकिंग थ्रू हिज फॉरेस्ट। और जब मैं वहाँ पहुँच के देखता हूँ तो वो सिचुएशन देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ। एक्चुअली मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते बयान करने के लिए, और मैं सिर्फ साइलेंस में पूरा दिन फॉरेस्ट के बीच में चलते हुए और
आगे बढ़ते हुए साइलेंस में वहाँ हर चीज़ को देखते हुए मैं बिताता हूँ। इट वॉज इन 3 सेक्शन 11 किलोमीटर्स लॉन्ग ओवरऑल एंड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट 3 किलोमीटर्स वाइड। और मैं देख पाता हूँ कि वो जो फॉरेस्ट का जो एरिया जो था वो 3 सेक्शन में भाग किया गया था। एक तरफ 11 किलोमीटर लंबा था और 3 किलोमीटर चौड़ा था। When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aid, it struck me that man could be as effective as God in domain other than destruction. तो ये सब चीज़ देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में अगर इंसान सोचे और करने का कुछ ठान ले तो भले ही उसके पास आधुनिक चीज़ें हो या ना हो, लेकिन वो भी गॉड के जैसे एक अफेक्टिव काम कर सकता है। जैसे गॉड क्रिएट करता है वैसे इस आदमी ने भी एक जंगल को पूरा क्रिएट कर दिया था। और इसी तरीके से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो इस तरीके से एलिजियट बोफेर ने एक पूरा का पूरा जंगल बसा दिया था ओक ट्री के नाम पे। वो हर साल कितने ही हज़ारों लाखों ओक ट्री लगाता था, जिसमें से कुछ जी के माने कुछ बच के बड़े हो गए और कुछ नहीं हुए, लेकिन जितने भी बड़े हुए वो भी क्वांटिटी में बहुत थे कि एक जंगल उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी लैंड मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, साइड में लिखा हुआ है। आप लोग इसे अपने वर्ड नेस्ट में लिख लेंगे, बुक के भी और इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी। अब इसका एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1, टेक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द नरेटर वॉज speaking of his experience about 40 years ago. The land could produce only wild lavender. The village where he was camped was inhabited by none. कोई भी नहीं रहता था. Sound of the wind is compared to, किसके साथ कंपेयर किया है? विंड की आवाज़ को a wild beast के साथ. अब एक्टिविटी 2 फिर से जम्बल्ड अप सेंटेंस है, इसे आपको ऑर्डर में लिखना है। 2, 5, 1, 3, 4, 6 किया हुआ है। एक्टिविटी 3 आपको लिखवा दिया है लास्ट में। नेक्स्ट एक्टिविटी चलते हैं। एक्टिविटी 4, कंप्लीट द सेंटेंस। बुक से ही लाइन को कंप्लीट करना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। इन द टेक्स्ट आई रेफर्स टू द ऑथर जीन जियानो। नेक्स्ट, द शीपर्ड्स कॉटेज वुड बी द नरेटर्स शेल्टर फॉर द नाइट सिंस the shepherd sharing soup with the author. Next, with a great deal of attention, the shepherd began to examine acorns. The impression provided by the shepherd to the narrator was that nothing could disturb the narrator. Next, activity 5, ये भी आपको करवा दिया है, word meanings देख लेना. Next, एक्टिविटी 6, ट्रू फॉल्स। सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप लोग बुक से ही देख के लिख लेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शीपर्ड लेफ्ट हिज हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ। ट्रू। 20,000 trees had sprouted from among the tree planted by the shepherd. Yes, it is also true. Narrator met Elziard Beaufair after time span of 5 years. This is also true. The forest had sprung with the combined effort of the villager and the shepherd. False. सिर्फ एफर्ट ऑफ एल्जियार्ड बोफेर, और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी, ना कोई विलेजर ना कोई शीपर्ड। तो इस तरीके से आपका ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप बुक से ढूंढ के इसे लिख लेंगे। एक्टिविटी 8A, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव यूज़ करते हुए कंबाइन करना है सेंटेंस को, ठीक है। एक सेंटेंस है माई मदर वेंट टू आगरा, दूसरा सेंटेंस है शी वेंट टू विजिट द ताजमहल। अब इसको आप कंबाइन कैसे करेंगे, आपको देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, माई मदर वेंट टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, ये है आपका आंसर, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगेगा आगरा के बाद सीधा टू विजिट द ताजमहल लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इन्फिनेटिव टू यूज़ हो गया और हमारा सेंटेंस भी कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द मैन हेल्ड अ मीटिंग, ही वॉन्टेड टू सिलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। आंसर होगा द मैन हेल्ड अ मीटिंग टू सिलेक्ट अ मैनेजर फॉर द फैक्ट्री। नेक्स्ट, शी वॉज टू टायर्ड, शी कुड नॉट वर्क। यहाँ पे शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, इतना ही आपको लिखना है। Next, the school has appointed a new teacher. He would teach Bengali to the student. Answer is the school has appointed a new teacher to teach Bengali to the student. तो इस तरीके से एक्टिविटी 8A कंप्लीट। अब एक्टिविटी 8B, यहाँ पे आपको
हर सेंटेंस में देखिए एक वर्ड को ब्रैकेट में लिखा है, ये आपका वर्ब है, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या हम चेंजेस करते हैं, या तो हैज़ बीन होता है या हैव बीन होता है। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक है एक से ज़्यादा है उस हिसाब से हैज़ या हैव लगाना है, और बीन और साथ में कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, द डॉग डैश सिंस लास्ट नाइट, वर्ड है आपका बार्क, आंसर इज हैज़ बीन बार्किंग, डॉग यानी एक कुत्ता इसलिए हैज़ बीन होगा। द मैन रीड द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, रीडिंग हैज़ बीन रीडिंग, द मैन एक आदमी है इसलिए हैज़ बीन रीडिंग। द स्टूडेंट्स प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द क्विज कॉम्पिटिशन, द स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है तो इसलिए हैव बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट, मदर कुक डिनर फॉर ऑल ऑफ अस थ्रू आउट द इवनिंग, कुक हैज़ बीन कुकिंग होगा। तो इस तरीके से 8B कंप्लीट। 8C यहाँ पे अंडरलाइन वर्ब इनटू दी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक तो अंडरलाइन करना है और उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ही सेड दैट ही हैड tried to contact us over phone since 8 o'clock that day, had tried ये है आपका verb, और यहाँ पे past perfect continuous यानी had been trying। had past perfect में हमेशा had लगता है सबके साथ, और been और ing, तो यहाँ पे हर एक वर्ड के साथ had been और ing लग जाएगा। For a long time they had planned to visit the caves of Ajanta and Ellora, had planned तो had been planning, नीचे had played had been playing, और last had studied had been studying। आंसर कंप्लीट। एक्टिविटी 8D, यहाँ पे आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लिखा हुआ है आप लोग देख के लिख सकते हैं, मोहन सेड माई ब्रदर विल लीव टुमारो, सेड के बाद कॉमा एपोस्ट्रोफी सब हट जाएगा, लग जाएगा दैट, मोहन सेड दैट हिज ब्रदर वुड लीव द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू हेल्प मी नाउ, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही शुड बी ग्रेटफुल इफ़ आई हेल्प्ड हिम देन। The child said to his father, please give me a toy. The child requested his father to give him a toy. Next, oh, what a hot day it is today, said Rita. Rita exclaimed that vexation that it was a very hot day that day. Next, may we save our good earth, said the teacher. The teacher wished for saving our good earth. So, 8D bhi complete. Next, activity 9. Find words in third section of the text that means the following. Word meaning लिखा है, आपको word ढूंढना है आपके text में से। Way of improving an unpleasant or difficult situation is remedy. To repeatedly hit at something, pound. A place with no people in it, desert. Left with no words, speechless. तो इस तरीके से एक्टिविटी 9 भी कंप्लीट। एक्टिविटी 10A क्रॉस कर दो। 10B आपको करना है, सपोज योर फ्रेंड हु लिव्स इन अ हॉस्टल इज मिसिंग हिज और हर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ही स्टिल इज फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, राइट अ लेटर इंस्पायरिंग हिम और हर टू कोप विथ हिज और हर प्रेजेंट सिचुएशन। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को जो कि एक हॉस्टल में रहता है, और वो अपने दोस्तों को और फैमिलीज़ को और आपको बहुत मिस कर रहा है, तो उसे लेटर लिखना है और बताना है कि हाउ इज़ फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, इंस्पायरिंग हिम टू कोप विथ हिज, और तुम्हें उसको इंस्पायर करना है कि ये सिचुएशन तो आते रहते हैं, मिस करना है, ठीक है मिस कर रहे हो, लेकिन इसको कैसे तुम कोप अप करोगे, कैसे इस फीलिंग से अपने आप को दूर हटा के वहाँ पे रहने की कोशिश करोगे अच्छे से, इस चीज़ के ऊपर आपको टैकल करते हुए उसे कुछ सजेशंस देने हैं, और इस तरीके से इसके ऊपर आप एक लेटर लिखेंगे और उसे इंस्पायर करना है। तो ये आप अपना होमवर्क कर लेंगे। अब एक्टिविटी 3, 5 और 7 ये सारे मैंने आपको कर दिए हैं, आप लोग बुक में से कॉपी में से इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, आपका सिलेबस भी आज ख़त्म होता है। लेसन 13 वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, सो स्टार्ट रीडिंग फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ वेरी नाइस एंड ग्रेट डे। बाय, थैंक यू।